हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2024 और 25 का जो क्वेश्चन पेपर है, जिसकी हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपीयू 501T। माय नेम इज अमन, आल्सो जीपैड एंड नाइपर क्वालिफाइड। स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसमें हम पहला क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और कैसे आपको लिखना है बिल्कुल परफेक्ट नोट्स के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि पेपर आईडी भी लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड बीपी 501T। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 2024 और 25 मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क इज 75 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फर्स्ट इज डिस्कस सेक्शन ए। Section A is the contain 10 question. Each question is the 2 marks and total section A is the 20 marks. Okay. All question attempt करना है इसमें। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन जो दिए होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो 10 क्वेश्चन है, ये ईच क्वेश्चन इज द 2 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन इज द 20 मार्क्स और यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये सेक्शन हो गया 20 मार्क्स का। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन सी। अगर सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी इज द कंटेन टोटल द 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं कोई भी। ठीक है, ईच क्वेश्चन इज द 75 मार्क्स, सो दिस रीजन इज द 75 इंटू 5 इज द 35 मार्क्स और टोटल क्वेश्चन पेपर जो होगा हमारा 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस कर लिया है। आपने क्वेश्चन पेपर बहुत ही सॉल्व किया होगा, आप 3rd ईयर में स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेड टाइम स्टार्ट नाउ सेक्शन ए। सेक्शन ए स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल और बेस्ट नोट्स के साथ में उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। ओके, तो मेरा यही प्रयास है, इजी से इजी वे में आपको समझाएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन ए की, जो कि हमारा 22 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर डिस्कस द यूजेस ऑफ ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है, तो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द डायबिटीज एंटी डायबिटिक ड्रग। कौन सी ड्रग होती है? एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस इज द टाइप्स ऑफ द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये क्या होती है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के एकार्बोज, मेग्लिटॉल एंड वोगलीबोज। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यूजेस। तो यूजेस की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं, वेट मैनेजमेंट में, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया में, रिड्यूस द हाइपोग्लाइसीमिया, इम्पेयर द ग्लूकोज टॉलरेंस एंड आल्सो यूज टू ट्रीट द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इतना क्वेश्चन लिख सकते हैं आंसर, और इसमें इसको इतना लिखने के बाद आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, व्हाट आर द सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, क्या बात करते हैं? सल्फोनाइल यूरिया। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा टॉपिक है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगातार आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डायबिटीज से। ठीक है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द
सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया की अगर बात करते हैं, क्या होता है सल्फोनाइल यूरिया? तो सल्फोनाइल यूरिया क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर द क्लास ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उस क्लास की एक ड्रग्स होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल टोल्ब्यूटामाइड, ग्लिमेप्राइड एंड ग्लिक्लाजाइड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये एग्जांपल्स होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, जो कि ऐसे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये ग्लिक्लाजाइड, ये जो ड्रग है, ठीक है, ये KGMU का एग्जाम हुआ था अभी, KGMU का एग्जाम हुआ था अभी फार्मासिस्ट का, उसमें ये ड्रग्स पूछी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए होती है, सल्फोनाइल यूरिया क्लास की ड्रग्स होती है और ये सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स होती है। ओके, तो ये क्लियर है आपको। तो चलिए बात करते हैं सल्फोनाइल यूरिया का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की सिंपल सी आप देख सकते हैं, क्योंकि एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है सल्फोनाइल यूरिया, दिस इज द सल्फोनाइल ग्रुप और दिस इज द यूरिया मोइटी। ठीक है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो ये यूरिया का फार्मूला हो गया और ये सल्फोनाइल ग्रुप हो गया। तो ये बेसिक यूनिट हो गया क्या, सल्फोनाइल यूरिया का। ठीक है, चलिए बात करते हैं सल्फोनाइल यूरिया की बात करते हैं। तो ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द पोटेशियम सेंसिटिव एटीपेज चैनल। जो पोटेशियम सेंसिटिव एटीपेज चैनल होता है उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और यहां से क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है और इंसुलिन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से। ओके, तो आई होप तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर होगा, बहुत ही इजी वे में मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफाई हिस्टामिनिक रिसेप्टर। तो हिस्टामिन क्या होता है, एक टाइप्स ऑफ द ऑटोकोइड्स क्या होता है, ऑटोकोइड होता है। ठीक है, ऑटोकोइड्स एमीन ड्राइव ऑटोकोइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, किसके लिए, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर की। मेनली आर द 4 टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर आर प्रेजेंट, हिस्टामिनिक रिसेप्टर H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर। अगर हम बात करते हैं मोस्टली जो यूज होते हैं H1 और H2 रिसेप्टर, H1 और H2 रिसेप्टर की अगर यहाँ पर बात करते हैं, H1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल टू द एलर्जिक रिएक्शन एंड गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन रिस्पॉन्सिबल टू द H2 रिसेप्टर। ओके, तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गए, रिसेप्टर्स हो गए हिस्टामिन के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हिस्टामिन। यहाँ पर इमिडाजोलिन प्रेजेंट है और ये साइड चेन और ये एमीन। ओके, तो ये क्या हो गया, हिस्टामिन। हिस्टामिन का मतलब क्या होता है, हिस्टा मतलब टिश्यू, क्या हो गया, टिश्यू, और एमीन मतलब एमीन। ओके, तो ये क्या हो गया, हिस्टामिन टाइप्स ऑफ ऑटोकोइड लोकल हार्मोन होता है जो मास्ट सेल से सेक्रेट होता है और एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर बात करते हैं, राइट द यूजेस ऑफ द एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन का मोड ऑफ एक्शन लिखना है और यूजेस लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन प्रेडनिसोलोन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन जब भी हम इंटेक करेंगे तो इंटर करेगा हमारी बॉडी में, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाइंड करेगा एंड एक्टिवेट कर देगा न्यूक्लियर रिसेप्टर को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें अल्टर्ड होगा जीन एक्सप्रेशन, अल्टर होगा, जिसकी वजह से जो हमारा इनबिट हो जाएगा साइटोकाइन प्रोडक्शन। तो साइटोकाइन होता है उसका प्रोडक्शन इनबिट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें एलर्जिक रिएक्शन के यूज ट्रीटमेंट के लिए, सीजनल एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। इम्यूनो सप्रेशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून कंडीशन, इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं प्रेडनिसोलोन को। ठीक है, दिस इज द कार्टिसोन होता है एक टाइप्स का। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करते हैं यहाँ पर। इट इज द प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी में भी इसको यूज करते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस हो गए इसके प्रेडनिसोलोन के। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने सिंपल से आप देख सकते हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स, यानी एंटी अरिथमिक ड्रग्स के एग्जांपल की बात किया गया है। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि अरिथमिया को ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं। टोटल मेनली ये 4 क्लास में ड्रग्स डिवाइड होती हैं। पहली क्लास है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड क्लास है बीटा ब्लॉकर, थर्ड है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड फोर्थ क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो यहाँ पर सिंपल से बात कर लेते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर ये क्या करती है? ड्रग सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो हमारा डीपोलराइजेशन फेस हो जाता है वो क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, ठीक है, डिले हो जाता है डीपोलराइजेशन फेस। तो यहाँ पर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी, फर्स्ट क्लास में 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, सब क्लासेस। तो फर्स्ट ए में आती है क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपाइरामाइड, सेकेंड में मैग्लेटिन, लिडोकेन एंड फेनिटोइन, ओके, एंड थर्ड में फ्लेकेनाइड एंड प्रोपेनोफेनोन्स, ठीक है। ये सारी ड्रग्स आती हैं क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल और स्मोलॉल एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एमिड्रोन एंड सोटोलॉल। कैल्शियम चैनल की ब्लॉकर की बात करते हैं, डेल्टियाजेम एंड वेरापामिल, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स हैं, पूरा क्लासिफिकेशन ही लिख दिया है, ठीक है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स का। तो इसमें आप 6 से 7 ड्रग्स एज अ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो व्हाट आर द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स? क्या होती है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर द एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी कि जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होती है उन्हीं ड्रग्स को हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी बोलते हैं, जो कि यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द मैलिग्नेंसी एंड कैंसरस ग्रोथ। जो कैंसरस ग्रोथ होती है, अनवांटेड ग्रोथ हो चुकी है, उसको कंट्रोल करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स जो होती हैं, ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे कि हमारा मेक्लोरेथामिन हो गया, इफोस्फामाइड हो गया एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, थायोटेपा, मेल्फाइलिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो एज ए एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह यूज की जाती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स के एग्जांपल लिखना है। तो पहली क्लास यहाँ पर क्लासिफिकेशन ही मैंने लिख दिया है पूरा, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फेनाइल एल्काइल एमीन डेरिवेटिव वेरापामिल आ जाता है एंड बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव डेल्टियाजेम एंड डाइहाइड्रोपायरिडीन क्लास की ड्रग्स होती है जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन एंड निमोडिपिन। ये सारी ड्रग्स होती हैं, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये कैप्टोप्रिल एक ड्रग्स होती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ये है कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर, आप एक बार ड्रा कर लीजिए अच्छे से और इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये रास सिस्टम की ड्रग होती है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम में काम करती है। तो सिंपल से देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्ट इन द एंजियोटेंसिन सेकंड विद द हेल्प ऑफ द ACE enzyme, angiotensin converting enzyme, and this drug captopril is the inhibit the angiotensin converting enzyme and reduce the process of the formation of the angiotensin second, and angiotensin second is the responsible for the increased BP, okay। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कैप्टोप्रिल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था मोड ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल। जो एस्ट्राडायोल है इसके मैकेनिज्म को लिखना है। तो सिंपल से आप देखिए ये हमारा एस्ट्राडायोल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा, ठीक है, ये क्या होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं। यहाँ से क्या करता है, जो हमारा एस्ट्राडायोल होता है आके बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस, यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये सारे एक्शन देखने को
मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस प्रोसेस इज द इन्फ्लुएंस द वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, लाइक जैसे कि हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड बोन हेल्थ। ठीक है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी ऑल, एंड उसके यूज भी लिख लिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का ए का, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर बात किए हाउ टू एल थायरॉक्सिन एक्ट, यानी कि एल थायरॉक्सिन जो होता है इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है, तो एल थायरॉक्सिन की अगर बात करते हैं, एल थायरॉक्सिन इज द सिंथेटिक वर्जन ऑफ द T4, जो तो हमारे T4 एंड T3 हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन। तो इसका क्या होता है, ये एल थायरॉक्सिन यानी लीवोथायरॉक्सिन बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, सिंथेटिक वर्जन होता है। ठीक है, इट वर्क बाय द रिप्लेसिंग द थायराइड हार्मोन दैट इज द योर थायराइड ग्लैंड नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब भी क्या होता है, जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से क्या होता है T3 और T4 एंजाइम जो होता है सेक्रेट होता है। जब ये सेक्रेट नहीं होता है, थायराइड ग्लैंड सेक्रेट नहीं कर पाती है, तो क्या करते हैं हम एल थायरोसिन जो है एज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट देते हैं। तो ये क्या करता है, लीड टू द इम्प्रूव द एनर्जी प्रोडक्शन, O2 कंजप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प करता है रिस्टोर द नॉर्मल थायराइड फंक्शन। जो थायराइड हार्मोन T4 काम कर रहा था एज इट इज, वही चीज को हेल्प करता है रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से वही चीज परफॉर्म करने के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सेक्शन ए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसी लग रही है वीडियो, कैसा लग रहा है नोट्स, ये कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन था डिस्कस द SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड लोकल एनेस्थेटिक विद द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन प्रोकेन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, SAR लिखना है लोकल एनेस्थेटिक का, साथ ही साथ प्रोकेन का मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस लिखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक की अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होती है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लोकली टू एबलाइज द सेंसरी परसेप्शन ओवर द लोकल एरिया। यहाँ पर क्या होता है, जैसे लोकल कोई एरिया पे चोट लग गई है आपको, यहाँ पर सर्जरी करना है, तो सर्जरी क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करेंगे। ये क्या करेंगे, मेनली जो सोडियम आयन होता है, सोडियम चैनल, इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन इनहिबिट हो जाएगा इन लोकल एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल एनेस्थेटिक। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म की। अगर बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक की, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करती हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम आयन कंडक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है इनिशिएशन प्रोपोगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का जनरेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन परसेप्शन इनहिबिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोकेन के बारे में। तो प्रोकेन के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इनको 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एस्टर डेरिवेटिव एंड एमाइड डेरिवेटिव। क्या, एमाइड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर प्रोकेन क्या है, एमाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर ये एमाइड डेरिवेटिव नहीं है, ये क्या है, एस्टर टाइप्स ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक एस्टर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सिंपल सा आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, और ये कार्बन चेन और ये नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए इसका IUPAC नेम सिंपल सा 2 डाई एथाइल एमिनो, यानी 1 and 2, 2 पे क्या है, 1 एथाइल एंड 2 एथाइल, और ये एमिन डाई एथाइल एमिनो, एथाइल 4 एमिनो बेंजोएट। ये क्या हो गया, एथाइल, ये एथाइल चेन हो गई, और 4th पोजीशन पे क्या है, एमिनो ग्रुप है, और ये पूरा क्या हो गया, बेंजोएट हो गया। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया किसका, प्रोकेन का। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, सिंपल सा ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, जिसकी वजह से प्रोकेन जैसे हमने इनटेक किया, ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा सोडियम इनफ्लक्स को, जिसकी वजह से इनहिबिटिंग द नर्व इंपल्स कंडक्शन इनहिबिट हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ द
प्रोकेन। अगर सिंथेसिस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होने वाला है, 4 एमिनो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये H है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हमारा 4 एमिनो बेंजोइक एसिड स्टार्टिंग मटेरियल ले लें। एंड सेकंड क्या है, 2NN डाई इथाइल एमिनो एथेनॉल, ठीक है, यानी 1 एंड 2। 2 पे क्या है, 1 एथाइल एंड 2 एथाइल डाई एथाइल हो गया, और ये एमिनो हो गया, और ये 2 कार्बन की चेन और ऑक्सीजन, ये एथेनॉल हो गया, ठीक है। ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल ले लिए हमने। अभी क्या करेंगे, यहाँ से दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। ओके, तो बनेगा क्या, सिंपल से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया और ये एच जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, प्रोकेन। बहुत ही सिंपल और इजी रिएक्शन है इसकी। सिंपल सा 2 स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, 4 एमिनो बेंजोइक एसिड एंड 2NN डाई इथाइल एमिनो एथेनॉल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और ये प्रोकेन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। यही तो पूछा गया था, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो अगर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिंपल सा आप देखिए यहाँ से इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है, एक एराइल ग्रुप होता है जो कि लाइपोफिलिक इन नेचर होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द एग क्रॉस, यानी सेल मेम्ब्रेन यानी लाइपोफिलिक ड्रग्स क्रॉस कर दिए। तो यहाँ पर ये एराइल ग्रुप जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लाइपोफिलिसिटी के लिए। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ब्रिज है, लिंकेज ब्रिज आप देख सकते हैं, कार्बन, और ये एक्स की जगह पे हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सा, ये लिंकेज क्या करता है, गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेबिलिटी के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए एंड टॉक्सिसिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन चेन होती है, ठीक है। अब इस कार्बन चेन की अगर बात करते हैं, ये जितने ज्यादा सॉल्ट होगी, अगर ये सॉल्ट होगी तो रिड्यूस करेगा क्या, हाइड्रोलिसिस को, एंड इंक्रीज करेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को, ठीक है। तो इसको सॉल्ट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देख सकते हैं यहाँ से एमिनो एल्किल ग्रुप। अगर एमिनो एल्किल ग्रुप की बात करते हैं तो एमिनो एल्किल ग्रुप में ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से मे बी ये जो एमीन ग्रुप है सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है, और ये क्या करता है, यूज टू प्रोड्यूस द वाटर सॉल्युबल साल्ट का प्रोडक्शन करता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन विद द हेल्प ऑफ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसका सिंथेसिस भी लिखना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है। नाइट्रोग्लिसरीन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो नोन एज द ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, शॉर्ट फॉर्म में जीटीएन भी बोलते हैं और नाइट्रोग्लिसरॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन इज अ क्लास ऑफ नाइट्रेट, सो वासोडाइलेटर प्रॉपर्टी आर द प्रेजेंट, दिस इज द प्रोडक्ट्स। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, ये मेस्टली जो होता है वासोडाइलेटर प्रॉपर्टी होती है इसके पास, और ये यूज की जाती है किसमें, एंजाइना में, किसमें, एंजाइना में, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस में इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, CH2ONO2 CHONO2 CH2ONO2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीटीएन, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। इसको यूज करते हैं अनस्टेबल एंजाइना में, कोरोनरी वासोस्पाज्म में, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी में के दौरान अगर हाइपरटेंशन कॉज होता है तो इसको यूज करते हैं। एक यूज इन द एंजाइना पेक्टोरिस में भी इसको यूज करते हैं। तो इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट हम बात करने वाले सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की सिंथेसिस की अगर बात करते हैं, रिएक्शन विद द ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द HNO3 एंड H2SO4 यानी नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, in which hydrogen atoms of glycerol replaced by the NO2 group to form nitroglycerin। चलिए देखते हैं रिएक्शन।
रिएक्शन की अगर बात करते हैं सिंपल से, यहाँ पर देखिए जो थ्योरी लिखी हुई थी ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH CH2OH, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रिक एसिड ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, ग्लिसरॉल का 1 हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस होगा किससे, NO2 से, किससे, NO2 से, ठीक है। तो ये यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होके यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं NO2 और NO2 यहाँ से अटैच हो गया, ये बन गया नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड लिया था, तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये सिंपल सी सिंथेसिस है नाइट्रोग्लिसरीन की। चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक तरीके से प्रोडक्ट होता है जो कि एक्टिवेट आफ्टर द मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिवेट होता है, ठीक है। और इसके पास वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म की। तो सिंपल सा फ्लो चार्ट में हमने बना रखा है इसका मैकेनिज्म। नाइट्रोग्लिसरीन इज द प्रोडक्ट इंटर्न इन द इनटेक करेंगे, जिसके बाद ग्लूटाथियोन 5 ट्रांसफरेज एंजाइम होगा जो कि इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आयन यहाँ से मिल जाएगा। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा ग्वानिलेट साइक्लेज को, और यही ग्वानिलेट साइक्लेज क्या करेगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो हमारा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है GTP, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CGMP में, यानी साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में। और जैसे ही साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, हमारा एक्टिवेट कर देगा CGMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। और जैसे ही CGMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, वेसल को डायलेट करेगा, वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, आप इजिली देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा एंजाइना को एंड इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है कंप्लीट हो जाएगी और ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, यूजेस पढ़ लिया, नाइट्रोग्लिसरीन सिंथेसिस एंड साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लिया, ठीक है। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, क्लासीफाई द एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम के लिए साथ ही साथ GPAT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से GPAT, नाइपर, फार्मासिस्ट एग्जाम, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से हम बात करने वाले हैं जहाँ से सबसे पहले पूछा गया है, क्लासीफाई एंटी डायबिटिक एजेंट्स, डिस्कस द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन, यानी इन बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके चलेंगे, पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ से लिखना, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज क्या होता है। अगर डायबिटीज की बात करते हैं, डायबिटीज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और यहाँ पर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, दिस कंडीशन इज द डायबिटीज, ओके। कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स, टाइप फर्स्ट डायबिटीज एंड टाइप सेकंड डायबिटीज। टाइप फर्स्ट डायबिटीज में क्या होता है, सेल डिस्ट्रक्शन होता है और इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। पॉलीयूरिया, जिसका मीनिंग होता है इंक्रीज यूरिनेशन। पॉलीफेजिया, इंक्रीज ईटिंग, भूख बहुत ज्यादा लगेगी डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, एक्सेस थर्स्ट, ठीक है। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के, ठीक है। नॉर्मल रेंज ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर बात करते हैं, तो जब फास्टिंग स्टेज में पेशेंट होता है 7 to 100 mg पर DL होता है, एंड पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के बाद जब होता है लेस देन 200 mg पर DL, एंड जब डायबिटिक पेशेंट होता है उसको क्या होता है, मोर देन 200 mg पर DL ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हैं, हमने बात कर लिया डायबिटीज क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। और टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की अगर बात करते हैं, सिंपल सा आप देखिए यहाँ से, टाइप फर्स्ट में क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, पैनक्रियाज के बीटा सेल जो होता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से इंसुलिन का सेक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर मॉडरेट बीटा सेल रिडक्शन, यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर
टाइप फर्स्ट लेस कॉमन रहता है, बहुत ज्यादा 10% ही होता है। ये जोनाइल होता है, बहुत ज्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। ये मोर कॉमन होता है, 90% टाइप 2 डायबिटीज ही होता है और ये एडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ये इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए टाइप फर्स्ट के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं एंड टाइप 2 ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन इंजेक्शन भी देते हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी देते हैं, जिसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, सिंपल सा आप देखिए, हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम सिंपल से देखते हैं। पैनक्रियाज में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल। टोटल 4 टाइप की सेल होती हैं पैनक्रियाज में। तो अल्फा सेल से क्या होता है, रिलीज होता है क्या, ग्लूकेगॉन टू ग्लूकोज, यानी अल्फा सेल से क्या होता है, ग्लूकेगॉन, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोजेनेसिस की बात करते हैं, ठीक है। एंड डिसऑर्डर हाइपोसेक्रीशन होगा, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा सेल की, यहाँ पर बीटा सेल की मेन फोकस है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को एंड हाइपर सेक्रीशन होगा इसका, यानी हाइपो कम सेक्रीशन कम होगा इंसुलिन का, तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस कॉज होगा, ठीक है। तो ये बाकी आप देख लेना, यहाँ पर मेन फोकस हमारा इंसुलिन का है, ठीक है। अब इंसुलिन से रिलेटेड यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, तो आप एक बार देख लेना। बेंडिंग एंड वेस्ट ने डिस्कवर किया था, 2 चैन होते हैं, 51 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 21 ए चैन में, 22 30 होते हैं बी चैन में, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर इसका प्रिकर्सर कौन होता है, प्रीप्रो इंसुलिन होता है, जिसमें 110 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन सिंथेसाइज होता है बीटा सेल, पैनक्रियाज बीटा सेल आइसोलेट से होता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है 4 to 6 आवर होता है। ये फंक्शन होते हैं इंसुलिन के, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इंसुलिन मैकेनिज्म होता है, जो कि हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, बीटा सेल है, ठीक है। इंसुलिन मैकेनिज्म पूछा गया था, ये बीटा सेल है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज जो होता है मेटाबॉलिज्म के बाद, यानी कि जो हमारी जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल होते हैं, ईएमपी पाथवे होता है, टीसीए साइकिल होती है, इन सबसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। तो यही ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो यही ग्लूकोज इंटर करेगा बीटा सेल में, और बीटा सेल में ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी सिंथेसाइज होगा, और यही एटीपी जो है एटीपी चैनल से बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एटीपी सेंसिटिव चैनल होता है। क्या होता है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम एटीपी सेंसिटिव चैनल होता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लॉक होगा तो यहाँ से एंटर करेगा कैल्शियम, पोटेशियम ऑलरेडी अंदर है, तो यहाँ से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कैल्शियम इंक्रीज होगा, इंसुलिन का स्टिमुलेशन होगा, और यहाँ से इंसुलिन जो है सेक्रेट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है इंसुलिन रिलीज का। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा डिटेल में ले लिया इसको, ठीक है। तो पहला क्लास है इंसुलिन सेक्रेशन, ऐसी ड्रग्स जो इनहेंस करेंगी इंसुलिन सेक्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर पहली क्लास है सल्फोनाइल यूरिया, जो कि पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या करती है, पोटेशियम सेंसिटिव एटीपी चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन 2 टाइप्स की क्लास होती है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में डोलब्यूटामाइड, जो कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, एंड सेकंड जनरेशन में ग्लिपेक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिमेप्राइड। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सकता हूँ, ये KGMU एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्लास है मेग्लिडिनाइड एंड फेनाइल एलानिन एनालॉग, जिसमें ड्रग्स आती हैं रेपेग्लिनाइड एंड नेटेग्लिनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1, यानी डीप GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। इनके एग्जांपल की बात करते हैं, एक्जेनाटाइड एंड लिरेग्लूटाइड, एंड ये ड्रग्स जो होती हैं इंजेक्टेबल होती हैं, ठीक है। ये ड्रग जो होती हैं इंजेक्टेबल होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था GPAT 2023 के एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ से, सिंपल से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डाई पेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स जो होती हैं, यहाँ पर सिटाग्लिप्टिन एंड विडाग्लिप्टिन एंड सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन, ये ड्रग्स हैं DPP-4 इनहिबिटर, ठीक है। अभी इन सब का मैकेनिज्म देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट क्लास है पहली क्लास क्या थी हमारी, यहाँ पर देखा हमने ऐसी ड्रग्स जो कि इनहेंस कर रही थी इंसुलिन सेक्रीशन को।
अभी हम ऐसी ड्रग्स की बात करेंगे जो क्या करेंगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगी। ठीक है, किसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, दोनों जरूरी है। ठीक है, तो पहली क्लास है यहाँ पर बाइक्वानाइड, एएमपी के एक्टिवेटर, मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। ओके, नेक्स्ट क्लास है थायाजोलिडीन डाइओन्स पीपीआर गामा एक्टिवेटर। यहाँ पर क्या होगा, पियोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन एंड ट्रोग्लिटाजोन, ये ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस क्लास, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। मिसलेनियस क्लास में बात करते हैं यहाँ पर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था, एकार्बोज एंड मेग्लिडोल एंड वोग्लिबोज। ठीक है, नेक्स्ट एमाइलिन एनालॉग। एमाइलिन एनालॉग में हमारी ड्रग्स आती है ब्रोमोलिन। ठीक है, नेक्स्ट है डोपामिन D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रेप्टिन यूज करते हैं। एंड लास्ट क्लास है सोडियम ग्लूको को ट्रांसपोर्टर 2, SGLT2 इनहिबिटर। ठीक है, SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स, दिस ड्रग्स डोपोग्लिफ्लोजिन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। जीपैट 2023 में पूछा गया था, नाइबर के एग्जाम में पूछा गया था, साथ ही साथ जो एम्स का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है, तो ये एंटी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है, इसको आप इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार अगेन देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मैंने बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बनाई है, तो आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेहनत करें। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। जितनी भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से समझिए, ये क्या है, बीटा सेल। क्या है, बीटा सेल। यहाँ पर हमने बताया नॉर्मल कंडीशन में जो ग्लूकोज होता है, यानी कि ये क्या है, डायबिटीज क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और ग्लूकोज क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही ये एटीपी के फॉर्मेशन होगा तो बीटा सेल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम सेंसिटिव एटीपेज चैनल। और जैसे ये क्या है, एटीपेज चैनल है, सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे ये एटीपी मिलेगा ये ब्लॉक हो जाएगा। क्या है, एटीपी मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और डीपोलराइजेशन होगा। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टर है, यहाँ से कैल्शियम एंटर करेगा। जैसे ही कैल्शियम एंटर करेगा, ये क्या करेगा, इंसुलिन यहाँ पर स्टोर है, इसको स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन का सेक्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, इंसुलिन का सेक्रेशन हो जाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, कैसे इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। अभी हम बात करने वाले हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कैसे काम करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। पहली क्लास हमने पढ़ा था पोटेशियम एटीपेज सेंसिटिव चैनल ब्लॉकर, सल्फोनाइल यूरिया, जिसमें ड्रग्स थी हमारी टॉलब्यूटामाइड। क्या थी, टॉलब्यूटामाइड, ये ड्रग थी, पढ़ा था हमने। ग्लिपलेप्राइड, ये क्या करती हैं, इस चैनल को ब्लॉक करती हैं, देन ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और इंसुलिन का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है इनक्रेटिन रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होता है, इनक्रेटिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और ये इनक्रेटिन रिसेप्टर क्या करता है, सीएमपी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम यहाँ से इंक्रीज होता है और इंसुलिन का स्टिमुलेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हम लोग अभी पढ़े थे GLP-1 रिसेप्टर, GLP ड्रग्स पढ़े थे, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 ड्रग्स। यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था, आप देख सकते हैं, ये ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्या, एगोनिस्ट, यानी कि एक्टिवेट करेंगे। सिंपल सा देखिए, यहाँ पर GLP-1 एगोनिस्ट यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, CMP को इंक्रीज करेंगे और अगेन इंसुलिन का सेक्रेशन इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी यहां से देखो यहाँ पे क्या है, GLP रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर हमने क्या किया, GLP-1 यानी GLP एगोनिस्ट ड्रग दे दिया। एगोनिस्ट ड्रग दे दिया तो ये GLP को इंक्रीज करेंगे रिसेप्टर को, अगेन CMP इंक्रीज, अगेन कैल्शियम, अगेन इंसुलिन का सेक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पर। चलो मिटा देते हैं थोड़ा और अगेन और ड्रग्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमने यूज किया यहाँ पर, अभी देखो यहाँ से जो GLP एगोनिस्ट हम यूज कर रहे थे, इनको इनएक्टिवेट कर रहा था DPP4 एंजाइम।
अब इसी DPP4 एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम DPP4 इनहिबिटर यूज कर लिए, ठीक है, सीटाग्लिप्टिन वगैरह DPP4 इनहिबिटर यूज कर लिए। ये इनहिबिट होगा, GLP एगोनिस्ट ड्रग इनएक्टिवेट नहीं होंगी, अगेन ये GLP को एक्टिवेट कर देंगी, अगेन CMP इंक्रीज होगा, अगेन कैल्शियम आयन, अगेन इंसुलिन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है इंसुलिन सेक्रीशन का। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया है डायबिटीज को पूरा, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि इसमें पूछा गया था, सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन, ठीक है, सिंथेसिस की बात करते हैं। तो ये है हमारा प्री प्रो इंसुलिन, जो कि प्रिकर्सर होता है, इसमें 110 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टोटल 4 चैन प्रेजेंट होती हैं, चैन C, चैन A, चैन B और चैन D, ठीक है, टोटल 4 चैन प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहां से रिएक्शन कराएंगे, प्री प्रो इंसुलिन ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रो इंसुलिन में, किसमें कितने 1, इसमें सिर्फ 86 एमिनो एसिड होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी ये चैन D थी, ये D वाली चैन थी, ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या बचेंगी, प्रो इंसुलिन में क्या बचेंगे, टोटल चैन C, चैन B और चैन A, ठीक है, टोटल 3 चैन बची। अब इसमें क्या होगा, ये प्रो इंसुलिन जो है ये कन्वर्ट होगा किसमें, इंसुलिन में, ठीक है, जिसमें 51 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और यहां से क्या होगा, ये जो हमारी चैन C है, ये वाली चैन C जो है ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब इस तरीके से देखिए, ये C पेप्टाइड जो चैन थी ये अलग हो गई, और ये क्या बची, 2 चैन बची, चैन A और चैन B, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हो गया इंसुलिन से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, ठीक है। और क्या पूछा गया था इंसुलिन से रिलेटेड, आप यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ वंस अगेन। इंसुलिन से रिलेटेड ये भी आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ इंसुलिन पूछा गया था। तो इंसुलिन डिस्कवर किया था बेंटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में, ठीक है। इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, 2 चैन, चैन A में 21 एमिनो एसिड, चैन B में 30 एमिनो एसिड। प्रिकर्सर प्री प्रो इंसुलिन होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इंसुलिन का, चैन A और चैन B, ठीक है, चैन A और चैन B ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ से जुड़े होते हैं आपस में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन का, ठीक है। तो चलिए, एक बार आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्लासीफाई एंटी डायबिटिक ड्रग, आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन बताया है उसको लिखना है, और सिंपल से आपको लिखना है इंसुलिन से रिलेटेड जितनी भी बातें बताई उसका स्ट्रक्चर और उसकी केमिस्ट्री यानी सिंथेसिस, ठीक है। तो ये चीजें इसमें लिखना है, और बाकी जो हमने डायबिटीज के बारे में बताया है इतना सारा, ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं सेक्शन C की। अगर यहाँ पर सेक्शन C की बात करते हैं तो इसमें जो है एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा, 7 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गिव द सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ मेक्लोरेथामिन। तो यहाँ पर सिंपल से हम बात करने वाले हैं मेक्लोरेथामिन के बारे में। तो मेक्लोरेथामिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं। तो मेक्लोरेथामिन की अगर बात करते हैं तो मेक्लोरेथामिन क्या होता है, इट्स द फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास की ड्रग्स होती है, ठीक है। यानी कि इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर एल्कलाइटिंग एजेंट की। नाइट्रोजन मस्टर्ड आर द नॉन स्पेसिफिक डीएनए एल्कलाइटिंग एजेंट। अगर एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 टाइप से मोनली माना जाता है, अलग अलग टाइप से होता है, अलग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ पर बात करते हैं स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। तो ये ड्रग्स जो होती हैं नॉन स्पेसिफिक होती है, जो मेक्लोरेथामिन होती है, ओके। और ये क्या है, डीएनए एल्कलाइटिंग एजेंट होता है। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो मेक्लोरेथामिन के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेक्लोरेथामिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिंपल सा Cl CH2 CH2 N CH3 Cl CH2 CH2, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नेम देखते हैं 2,2 डाइक्लोरो, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल से समझिए
1 2 1 डैश एंड 2 डैश। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 पे क्या है, क्लोरो है। ठीक है, 2 डैश डाइक्लोरो एन, ये एन हो गया, मेथाइल डाइएथाइल एमीन, ये क्या हो गया, एन मेथाइल। एन पे क्या है, मेथाइल, यहां पर देख सकते हैं ये मेथाइल ग्रुप हो गया एन पे, और डाइएथाइल और ये एमीन। ठीक है, तो ये हो गया आईपीएसी नेम किसका, मेक्लोरेथामीन का। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेक्लोरेथामीन। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। यूजेस की बात करते हैं, यूज टू ट्रीट हॉटकिंस लिम्फोमा, दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर, एंड यूज टू ट्रीट पॉलीसेथेमिया। ठीक है, नेक्स्ट, it is used to treat many types of the cancer. It is used to treat of the Magellan effusion. ओके, तो यानी कि ये मेनली एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूज की जाती है एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में। ओके, तो ये थी हमारी मेक्लोरेथामीन स्ट्रक्चर एंड यूजेस। अभी हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ मेक्लोरेथामीन। तो सिंपल सा सिंथेसिस की बात करते हैं मेक्लोरेथामीन की। तो सिंथेसिस में क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होने वाला है यहाँ पर, सिंपल सा देखिए, एथाइलिन ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइलिन ऑक्साइड लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, एथाइलिन ऑक्साइड। इन द प्रेजेंस किसकी रहेगी, CH3NH2। ठीक है, क्या है, मेथाइल एमीन। ओके, तो इसका यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो सिंपल से देखिए क्या फॉर्मेशन होगा, 2 डैश मेथाइल इमिनो डाइएथेनॉल। ये क्या है, सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल डाइएथेनॉल हो गया, और ये मेथाइल एमिनो ग्रुप। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, SOCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे क्लोरीन रिप्लेस होगा, और ये क्या बन जाएगा, मेक्लोरेथामीन। ओके, सिंपल सा आप देखिए यहाँ से स्टार्टिंग, एथाइलिन ऑक्साइड लेंगे 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा, 2 डैश मेथाइल इमिनो डाइएथेनॉल। नेक्स्ट SOCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, मेक्लोरेथामीन का। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ एक्शन। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं मेक्लोरेथामीन की, ये क्या करता है, डैमेज करता है DNA बाय द फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस लिंकिंग, यानी कि जो हमारा ये एक तरीके से एल्किलाइटिंग एजेंट होता है, और गुआनिन के 7 पोजीशन पे क्या करता है, एल्किल ग्रुप अटैच होता है, और ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग को फॉर्मेशन करता है, क्रॉस लिंकिंग का, जिसकी वजह से क्या होता है, इट प्रिवेंट द DNA सिंथेसिस एंड RNA ट्रांसक्रिप्शन बाय द अटैचमेंट ऑफ द एल्किल ग्रुप ऑफ DNA बेसेस। जो DNA बेसेस होता है उस पे इंक्रीज होता है मिस पेयरिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेट होता है न्यूक्लियस। क्या एक्टिवेट होता है, न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है, न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। जो हमारी अनवांटेड ग्रोथ हो रही थी सेल की, वो रुक जाती है और सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं, ये डीएनए पेयर हो गए, ठीक है, डीएनए पेयर हो गए, और यहाँ पर जो है क्रॉस लिंकिंग रहती है इस तरीके से, ठीक है। तो ग्वानिन होता है 7 पोजीशन पे, क्या है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेट होगा न्यूक्लियस, और ये सेल डेथ करेगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेक्लोरेथामीन का। तो आई होप तो आपको ये क्लियर होगा, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है। क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर बना देना है इसका, ठीक है, फिर कुछ यूजेस लिख देना है इसके बढ़िया तरीके से, और इसकी सिंथेसिस लिख देना है, ठीक है। सिंथेसिस के बाद आप इसका मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, सिंपल से यहाँ पर देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाजोलामाइड विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एसिटाजोलामाइड क्या है, डायूरेटिक से, क्या है, डायूरेटिक ड्रग्स होती है, ठीक है, एडजुवेंट क्लास की। यहाँ पर बात करें, एसिटाजोलामाइड is a sulfonamide class of drugs, member of the thiazoles and monocarboxylic acid amide, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिंपल सा आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप देखते हैं एन एसिटामाइड, ये एन और ये एसिटामाइड, ठीक है, एन एसिटामाइड हो गया, और इस साइड क्या है, 5 सल्फोमोइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये क्या है 1, 3, 4
thiazole 2L-ring। ठीक है, तो ये इसका अगर आईपीसी नेम देखते हैं एस्ट्राजोलामाइड का N5-सल्फामोइल, ये क्या है N5-सल्फामोइल ग्रुप। ठीक है, 1,3 thiazole 2L ये हो गया। नेक्स्ट है एसिटामाइड, N-एसिटामाइड ये हो गया। तो ये हमारा हो गया एस्ट्राजोलामाइड जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में जानते थोड़ा। द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स मस्ट हैव द अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोमोइल ग्रुप। ये क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है और इसमें जो है सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए फॉर एक्टिविटी के लिए। चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं एसिटाजोलामाइड की, ये क्या होता है, इंट्रासेलुलरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है CO2 H2O को कार्बोनिक एसिड में H2CO3 and again H2CO3 is dissociated into the H plus and HCO3. Then H plus ion exchange with the luminal sodium, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर लगा होता है जहां से ये H plus आयन जो होता है एक्सचेंज होता है with the help of sodium. And the lumen H plus ion combines with the bicarbonate and form the कार्बोनिक आयन। ठीक है, तो चलिए सिंपल से जो हमने थ्योरी लिखा है और इसी को हम समझते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ल्यूमिनल यूरिन, प्रॉक्सिमल कन्वल्जेंट ट्यूब्यूल और इंटेस्टिनम ब्लड। तो हमने बात किया था साइट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर बात करते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी की, इसमें पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ड्रग जो होती है इसी पे काम करती हैं, जो कि एसिटाजोलामाइड एग्जांपल है इसका। तो यहाँ पर सिंपल से समझते हैं, यहाँ पर आप समझिए प्रोसेस क्या है। सिंपल से आप देख सकते हैं ये क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या कर रहा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और यही कार्बोनिक एसिड क्या करता है, H प्लस और HCO3 कार्बोनिक आयन कार्बन आयन बनाता है। ठीक है, और यही H प्लस जो है आप देख सकते हैं ये एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम और हाइड्रोजन जो है एक्सचेंजर है, सोडियम अंदर आएगा और हाइड्रोजन जो है बाहर जाएगा ये। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा कार्बोनेट आयन है इसके साथ में मिलके H प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अगेन यही कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होगा H2CO2 विद द हेल्प ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। फिर अगेन क्या होगा, ये इंटर करेगा और अगेन ये प्रोसेस चलती रहेगी। और ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यानी कि जो कार्बोनेट आयन है ये पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है और यूरिन का फॉर्मेशन जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि फ्लूइड जो है कार्बोनेट आयन जो है वो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है पीसीटी में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम ड्रग्स यूज करेंगे एसिटाजोलामाइड, और यही एसिटाजोलामाइड क्या करेगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। अब जैसे ये इनहिबिट होगा ये नहीं फॉर्मेशन होगा, H प्लस नहीं बनेगा, बाहर नहीं आएगा, अगेन ये फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये अगेन इसका रीअब्जॉर्प्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगा। तो ये मैकेनिज्म होता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एसिटाजोलामाइड नॉन कम्पिटिटिव कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। यूजेस की इसके बात करते हैं, यूज करते हैं ग्लोकोमा में, एपिलेप्सी में, एडमा में एंड एज अ डाययूरेटिक यूज करते हैं बीपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सी राइट द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ फ्यूरोसेमाइड। तो ये डाययूरेटिक से दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये एसिटाजोलामाइड हो गया और ये फ्यूरोसेमाइड के बारे में भी पूछ लिया गया। फ्यूरोसेमाइड क्या होता है, लूप डाययूरेटिक होता है। इसमें बात करते हैं सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, आल्सो नोन एज द फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड भी बोलते हैं इसको, पोटेंट लूप डाययूरेटिक ड्रग्स होता है। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, फ्यूरोसेमाइड 5-सल्फामोइल बेंजोइक एसिड, 5th पोजीशन पे क्या है, सल्फामोइल ग्रुप हो गया है, और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और इधर क्या है,
2 फ्यूरॉन 2L मिथाइल एमिनो, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 और 2, ये क्या है 2 पे फ्यूरॉन प्रेजेंट है और ये क्या है यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया फ्यूरोशमाइड का। चलिए बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोशमाइड। सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल से देखिए, ये स्टार्टिंग मटेरियल ले लेंगे, इस तरीके से रिएक्शन होगी, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, फ्यूरोशमाइड का। तो एक बार मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो इसको आप एक बार बहुत ही अच्छे से इसके नेम, ये आपका होमवर्क रहेगा, इनके नेम लिख लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट को। यूजेस की अगर बात करते हैं, यूज किया जाता है डाययूरेटिक और हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर सी, जो कि फ्यूरोसमाइड के बारे में सिंथेसिस यूजेस लिखना था, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन और ये इसका सिंथेसिस हो गया और ये इसका मैकेनिज्म और ये इसके यूजेस। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पीपीआई की बात कर रहे हैं, पीपीआई की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। ये क्या है हमारा, पीपीआई के बारे में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, दे आर द क्लास ऑफ द ड्रग्स विच आर द used to control the gastric acidity and duodenal ulcer। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक यानी जीआईटी में जो हमारा HCl का सेक्रीशन होता है जिसकी वजह से एसिडिटी कॉज होता है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ड्यूडेनल अल्सर को भी यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इरिवर्सिबली ब्लॉक द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम्स और गैस्ट्रिक हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इन द पैराइटल सेल। पैराइटल सेल में जो हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज पंप होता है उसको ब्लॉक करते हैं और HCl के सेक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में बात करते हैं, ये मोर पोटेंट होते हैं एज कंपेयर टू H2 ब्लॉकर। ओके, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और इसोमेप्राजोल, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया पैराइटल सेल, ये क्या है, पैराइटल सेल हो गई जहां से HCl का सेक्रेशन होता है। सिंपल सा देखिए, ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज पंप है जो कि यहाँ से क्या कर रहा है, HCl का सेक्रेशन करा रहा है, ठीक है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी, इसी हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से HCl का सेक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी गैस्ट्रिक HCl सेक्रेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से काम करती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये जो मेन होता है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, इसको ब्लॉक कर देती है। ओके, नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग R1 है, ठीक है, R2 है, R3 है, R4 है, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे अगर हम चेंजेस करते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल के स्ट्रक्चर में देखते हैं, X जैसे कि ये हमारा X था, ठीक है, इसकी जगह पे अगर CH रखते हैं, R1 की जगह पे ये रखेंगे, तो ये चेंजेस करेंगे तो अलग अलग ड्रग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इन सारी पोजीशन पे, ठीक है। तो आप सारे स्ट्रक्चर इस टेबल से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, ये क्या है, बेंजइमिडाजोल रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है, और इधर पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये है ओमेप्राजोल का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं, ओमेप्राजोल सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जैसे पहले ही बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज पंप को ब्लॉक करता है और डिक्रीज करता है एसिड के सेक्रेशन को। इनका यूज करते हैं ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और जोलिजन एडिसन सिंड्रोम। ये हमारा यहाँ से KGMU का जो एग्जाम हुआ था, KGMU का जो एग्जाम हुआ था, ये पूछा गया था, विच ड्रग इज रिलेटेड टू द जोलिंसन एलिसन सिंड्रोम। वहां पर ऑप्शन था हमारा रेबेप्राजोल, ठीक है, क्या था, रेबेप्राजोल का ऑप्शन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट लैंसोप्राजोल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका भी मोड ऑफ एक्शन हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज पंप, पेप्टिक अल्सर, रिफ्लेक्स डिसऑर्डर एंड कंबाइंड विद द NSAID के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, आप यहाँ से देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन। अगेन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, और हमने ड्रग्स की बात कर ली, और ये
स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट में हमने मैकेनिज्म की बात कर लिया। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लिया और ये टेबल से आप सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ओमेप्राजोल के बारे में बात कर लिया, इसके यूजेस की बात कर लिया। तो इतना अगर रिलेटेड लिखते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से रिलेटेड आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई की अगर बात करते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन। मर्केप्टोप्यूरिन के बारे में लिखना है। तो मर्केप्टोप्यूरिन के बारे में अगर बात करते हैं, मर्केप्टोप्यूरिन इज द एंटी मेटाबोलाइट एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैविंग द इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ये एक तरीके से एंटी कैंसर ड्रग्स होती है जिसको हम एज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं, और इसके पास एक एंटी मेटाबोलाइट क्लास होती है, और क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो ये मर्केप्टोप्यूरिन उस क्लास की ड्रग्स होती है। इसके पास इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए मर्केप्टोप्यूरिन अ केमिकल एनालॉग ऑफ द प्यूरिन एडेनिन, यानी कि जो हमारा प्यूरिन एडेनिन ये क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए के लिए ये नाइट्रोजन बेस होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो मर्केप्टोप्यूरिन होता है डेरिवेटिव होता है प्यूरिन और एडेनिन का। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देखिए मर्केप्टोप्यूरिन का। यहाँ पर क्या है 3,7 डाईहाइड्रोप्यूरिन 6-thione। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3,7 पे क्या है डाईहाइड्रोप्यूरिन, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 6-thione, 6 पोजीशन पे थायोग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मर्केप्टोप्यूरिन का। नेक्स्ट इसके यूजेस की अगर बात करते हैं, यूज करते हैं चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया में। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं कोरिकार्सिनोमा में, एम्प्लॉयड इन सम सॉलिड ट्यूमर्स में, और साथ ही साथ इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं, मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं सिंपल सा मैंने बताया मर्केप्टोप्यूरिन इज द एंटी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होती है, एंटी मेटाबोलाइट होती है और ये प्रोडक्ट होती है। ठीक है, प्राइमरी एंटरिंग विद द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, इसका क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है एंड सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए रैपिडली डिवाइडिंग सेल, यानी कि प्राइमरी ये जो हमारा इंटरफेयर करता है, किसमें इंटरफेयर करता है प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के बाद सिंथेसिस हो रही थी डीएनए और आरएनए की, और रैपिडली डिवाइड हो रहा था सेल, कैंसरस सेल, उसमें ये इंटरफेयर करता है, विच अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ सेल। यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट में फोलिक एसिड से क्या बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, और इसके बाद क्या होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, प्यूरिन बेस एंड पाइरिमिडिन बेस। ये दोनों बेस होते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन बेस होते हैं फॉर डीएनए एंड आरएनए के लिए। आप प्यूरिन की बात करते हैं, यहाँ पर ग्वानिन और एडेनिन आता है, तो ये मर्केप्टोप्यूरिन क्या करता है, ये इसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेल माइटोसिस नहीं होगा। यहाँ से ये प्रोसेस पूरा रुक जाएगा और सेल डेथ कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसर को कंट्रोल करता है मर्केप्टोप्यूरिन, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप सिंपल सा देख लीजिए, क्या था एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मर्केप्टोप्यूरिन। तो यहाँ पर सिंपल सा आप इस तरीके से देखिए, इंट्रोडक्शन लिखना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद इसके 2-4 यूज लिख देना है, और फिर इसका मैकेनिज्म पूछा गया था, तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, इलस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा का मोड ऑफ एक्शन लिखना है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मेथाइल डोपा क्या होता है। फेनाइल एलानिन डेरिवेटिव होता है विद द एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी होता है, यानी कि जब हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग की बात करते हैं तो ये हमारी मेथाइल डोपा की बात आती है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करती है अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक, अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होती है एगोनिस्ट होती है, और अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होता है एक ऑटो रिसेप्टर होता है जो कि एड्रेनालिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेथाइल डोपा का ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और बात करते हैं इसके यूज, तो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, और इसके मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो मैकेनिज्म सिंपल सा देखिए आप, मेथाइल डोपा इज अ प्रोडक्ट एंड मेटाबोलाइज्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेटाबोलाइज होती है, ये एक तरीके से प्रोड्रग होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके मेथाइल डोपा कन्वर्ट होती है अल्फा मेथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में, क्योंकि ये होती है प्रोड्रग। क्या होती है, ये है हमारी प्रोड्रग। ओके, और ये अल्फा मेथाइल
नॉरएपिनेफ्रिन ये है एक्टिव मेटाबोलाइट। क्या है ये? इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है, ये बाइंड करती है अल्फा 2 रिसेप्टर से और इनहिबिट करती है एडर्जिक एक्टिविटी को, क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होता है? एक तरीके से ऑटो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? ऑटो रिसेप्टर होता है, जो कि प्री सिनेप्टिक लेवल पे पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके, सिंपल सा देखिए, यहाँ पर मेथाइल डोपा ये कन्वर्ट होगा अल्फा मेथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में। यहाँ पर एक एंजाइम यूज हो रहा है, इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है। ठीक है, फुल फॉर्म कमेंट करिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करता है? जो हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, यानी प्री सिनेप्टिक की बात करते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑटो रिसेप्टर होता है और यहाँ से जैसे ही बाइंड करेगा, ये क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा एडर्जिक न्यूरोनल आउटफ्लो को, वैसोडाइलेशन होगा और ब्लड वेसल्स डायलेट होगी और जो हमारा बीपी इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया था मोड ऑफ एक्शन, सिर्फ मोड ऑफ एक्शन पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मोड ऑफ एक्शन आपको लिखना आना है, आपको सिर्फ तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। उसका स्ट्रक्चर जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके यूज लिख देना है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म पे आना, मैकेनिज्म लिख देना, कुछ इस तरीके से थ्योरी लिख देना, फिर उसके बाद इस तरीके से फ्लो चार्ट बना देना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन क्या होती है अभी बात करते हैं। ये क्या होती है? ओरल एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती है, कोगुलेशन को रोकती है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट नहीं होने देती है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, एज ए एंटी कोगुलेंट वर्क करती है। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है? कॉमरिन रिंग है। क्या है? कॉमरिन रिंग है। ये जीपैट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। जीपैट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच रिंग इज प्रेजेंट इन वारफेरिन स्ट्रक्चर। तो कौन सी रिंग होती है? कॉमरिन रिंग। ठीक है, कॉमरिन रिंग प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, तो ये कॉमरिन रिंग होगी, साथ में ये साइड चेन। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए वारफेरिन के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म की यहाँ पर बात करते हैं। विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है। तो सिंपल से आप देखिए, वारफेरिन नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? यही विटामिन के हाइड्रोक्विनोन बनता है, विटामिन के इपॉक्साइड बनता है विद द हेल्प ऑफ द विटामिन के इपॉक्साइड एंजाइम एंड विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम। जैसे ही ये बनता है ये प्रोसेस, तो ये क्या होता है? यहाँ से जो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, लाइक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड हो गया और 7 हो गया और 9 और 10, सेकेंड, 7, 9, 10, ये क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अभी ये ड्रग्स क्या है? एंटीकोगुलेंट है। तो अब क्या करेगी ये ड्रग्स क्या करेगी? विटामिन के एंटागोनिस्ट होती है, विटामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करेगी, जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे और ब्लड क्लॉट नहीं होंगे और ये क्या करेगी? इसका हमें एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है आपको मैकेनिज्म इसका? नेक्स्ट सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। वारफेरिन की सिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। ठीक है, तो सिंथेसिस यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल मेथाइल एस्टर ऑफ द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड लेंगे, देन ये इंटरमीडिएट बनेगा, देन क्या होगा? ये इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ से HCl रिमूव होगा, देन ये प्रोडक्ट लेंगे, इसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और ये वारफेरिन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। अभी आपको ये काम करना है, जितने भी मैंने स्ट्रक्चर के नीचे नेम नहीं लिखे हैं उनके नेम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये कमेंट आ जाना चाहिए सभी का। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं रिस्पॉन्स जरूर करिए, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और मैं भी और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा आपके लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।